नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लेट्स सी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम सब जानते हैं कि मोर देन 50 lakhs ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब एक दो रहे तो चलो ठीक है, उसका नाम बता दूँ, बट अगर इतने सारे कंपाउंड्स हैं मोर देन 50 lakhs, और आप चूंकि साइंस के स्टूडेंट हैं, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे ये जरूरी हो जाता है कि कुछ न कुछ सिस्टम होना चाहिए, क्लियर है। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग जितने भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसका नोमेनक्लेचर सही तरीके से हम लोग कर पाए, क्लियर है। तो इसीलिए इस जो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो दो तरीके से होते हैं। एक होता है कॉमन नेम और दूसरा ट्रिवियल नेम। फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन होता है IUPAC नोमेनक्लेचर। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे आप देख लो कि ये एक पर्सन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पर्सन है, चूंकि हम लोग 10th क्लास का बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बातें करेंगे ताकि आपको जो नोमेनक्लेचर है वो आसानी से समझ पाए, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे देखो कि इसका होम नेम या घर में इसका जो कॉलिंग नेम बोलते हैं, जिसे पुकारू नेम बोलते हैं, जिसे इसको बोल दिया हम लोगों ने पप्पू, क्लियर है। बट यही बंदा का जब स्कूल में नेमिंग होता है तो इसे बोला गया मिस्टर रॉबर्ट अलेक्जेंडर, क्लियर है। तो उसी प्रकार से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका भी नोमेनक्लेचर किया जाता है, क्लियर है। जैसे कॉमन नेम और जो ट्रिवियल नेम है गाइस, वो बेसिकली उसका जो नोमेनक्लेचर है वो कहाँ से आया, मीन्स स्टार्टिंग में जो उसका सोर्स ऑफ जो ओरिजिन है, जहाँ से वो कंपाउंड, जहाँ से वो सब्सटेंस हमें मिला, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, जो पुराने टाइम में ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनका नोमेनक्लेचर किया गया। जैसे आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, जैसे CH4, अगर हम IUPAC के नेम से जाए तो इसको हम बोलेंगे मीथेन, बट इसको कॉमन नेम या जो ट्रिवियल नेम होता है वो क्या होता है, मार्स गैस। अभी मार्स गैस कैसे नाम पड़ा, मार्स गैस नाम पड़ा क्योंकि ये मार्सी प्लेस से मिला, मीन्स उसका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन था उसके नेम से हम लोगों ने इसे बोला कि भाई ये मार्स गैस होगा, क्लियर है। तो दैट इज द कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम, ओके। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख लो साइट्रिक एसिड, क्लियर है, ये कॉमन नेम है। तो साइट्रिक एसिड का जो सोर्स है वो कहाँ से मिला, सोर्स है इसका साइट्रस, क्लियर है। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन जो नाम पुकारा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम। अब यही देखो, अब यहीं से यहाँ तो मार्स गैस हो गया, लेकिन यहीं से अगर आप कुछ और बना दो, जैसे CH4 ये बना दो, क्लियर है। अब उसी जो मार्स गैस है, जो कंपाउंड है, उसी से डिफरेंट कंपाउंड बनाया गया। तो क्या सबके लिए वो ट्रिवियल नेम पॉसिबल है, नहीं है। तो इसी तरह से टाइम टू टाइम क्या होते गया, नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके नंबर बढ़ते चले गए, क्लियर है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ते चली गई और आज के टाइम में कितने हैं, मोर देन 50 lakhs। तो इसीलिए जो हमारे केमिस्ट्स है,
जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि भाई कैसे, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक दूसरे से डिफर है, तो कैसे एक ऐसा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया जाए कि जो जितने भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस दुनिया में जो अवेलेबल है या आने वाले टाइम में फ्यूचर में जो आएंगे उनका इस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाए, एक सिस्टम बनाया जाए ताकि हम उस नेम से सिर्फ एक ही कंपाउंड को पहचान सकें, मीन्स यूनिक हो, हर एक कंपाउंड के लिए यूनिक हो, क्लियर हो। जिससे क्या होगा, जिससे हमें अपना लर्निंग में, अंडरस्टैंडिंग में, मटेरियल आइडेंटिफिकेशन में, कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन में हमें आसानी होगी, क्लियर है। तो ये सब सारा बैकग्राउंड था। तो इसीलिए कॉमन नेम और जो ट्रिवियल नेम है वो अभी भी है। कुछ कुछ कंपाउंड्स का हम वो भी पढ़ेंगे, हम इसको बिल्कुल ही छोड़ेंगे नहीं, बट जो कुछ कुछ कंपाउंड के लिए जो पॉपुलर हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बट सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में, क्लियर है। चूँकि ये जो लेक्चर है हम 10th क्लास तक कवर कर रहे हैं, तो हम बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि कोई भी एक बच्चा, क्लियर है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, जिसको नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रॉब्लम हो, उसे प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे बच्चों को आता होगा तो दैट इज ओके, बट बहुत सारे ऐसे भी आप सभी में बच्चे हैं जिनको बिल्कुल ही नहीं आता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या नोमेनक्लेचर का नाम सुनते ही डर जाते हैं, क्लियर है। तो चलो हम लोग इस लेक्चर को देखते हैं, और आई थिंक आफ्टर वाचिंग दिस लेक्चर आपको जितने भी जो 10th क्लास तक जो प्रॉब्लम थी नोमेनक्लेचर में, आपको अब होगी नहीं, क्लियर है। तो गाइस ये जो IUPAC जो नोमेनक्लेचर है क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके केमिस्ट और साइंटिस्ट लोगों ने बताया कब, लगभग 1957 में, कि भाई इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, आप ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, आप कैसे, माने इतने सारे कंपाउंड हैं, चलो 2-4 है तो ठीक है, लेकिन इतने सारे कंपाउंड को आप कैसे बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन नेम और ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिवियल नेम। तो इसीलिए इन्होंने सजेस्ट किया, ये जो केमिस्ट और साइंटिस्ट थे किसके, IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है, मींस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इन्होंने सजेस्ट किया कि भाई हम लोग एक तरीका अपनाते हैं और उस तरीके के थ्रू हम लोग जितने भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसका नोमेनक्लेचर करेंगे, जिसे क्या बोला गया, जिसे बोला गया IUPAC नोमेनक्लेचर, क्लियर है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है विल फोकस ऑन द IUPAC नोमेनक्लेचर एंड साइमल्टेनियसली विल स्टडी अबाउट द ट्रिवियल नेम एंड कॉमन नेम बिकॉज इन डेली लाइफ ही यूज, ओके। सो नाउ वी विल स्टार्ट। IUPAC नोमेनक्लेचर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेली लाइफ में केमिस्ट्री इज लाइफ, तो इसलिए हमारे डेली लाइफ में इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए नाम तो हमें जानना चाहिए, और ख़ासकर तब जब हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे इन्होंने सजेस्ट किया IUPAC नोमेनक्लेचर के अंतर्गत, ये इन्होंने बोला कि कोई भी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उनका नोमेनक्लेचर का क्या होंगे, 3 रूल्स होंगे, 3 रूल्स होंगे। वो क्या क्या होंगे, फर्स्ट होगा रूट वर्ड्स, सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा सफिक्स, एंड थर्ड वन इज द प्रीफिक्स, क्लियर है। अब यहाँ पे तो कोई सर समझ में नहीं आ रहा, रूट वर्ड, सफिक्स, प्रीफिक्स, तो कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं। ये मिस्टर रॉबर्ट को, ये है मिस्टर रॉबर्ट अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। दिस इज द मिस्टर रॉबर्ट क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, इस पर्सन का हम लोग नेमिंग करने के लिए हमने क्या बोला,
मिस्टर रॉबर्ट अलेक्जेंड्रिया। एक्चुअली ये जो पर्सन है इसका नेम क्या है, रॉबर्ट, तो दैट इज द रूट वर्ड। और जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड से पहले क्या लगा, मिस्टर, ये हमें इंडिकेट क्या कर रहा है कि भाई ये मैन है, मिस्टर मीन्स मैन, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया प्रीफिक्स। और ये सफिक्स मीन्स जो इसका जो नेचर बता रहा है, नेचर इन द सेंस कि हो सकता है इंडियन फैमिली में क्या होता है, बहुत सारे टाइटल होते हैं तो बताते हैं कुछ फैमिली से वो बिलोंग करता है, क्लियर है। तो दिस इज कॉल्ड सफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स प्री बोर्ड, प्री 10th क्लास मीन्स 9th क्लास, मीन्स जो रूट वर्ड है उससे पहले जो वर्ड लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। और जो सफिक्स है मीन्स जो रूट वर्ड के बाद जो लगता है, जो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम सफिक्स, क्लियर है। तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट इन्होंने कहाँ पे यूज किया, इन्होंने आईपीएससी नोमेनक्लेचर में इन्होंने यूज किया, क्लियर है। अब थोड़ा सा हम इसको एक ग्लिम्स देखते हैं कि भाई अब ये देखो ए है, तो बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा तो इसको आप तुरंत बोल देंगे। अब ये देखो बहुत सारे बच्चों को ये भी मालूम होगा तो ये भी बोल देंगे। लेकिन अगर इसी तरह से कार्बन चैन, फॉर एग्जांपल लाइक दैट, किसी भी तरह का हो सकता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इस तरह का कार्बन चैन, क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखो कि अब जब अगर ऐसा आ गया तो चूंकि हम 10th क्लास की स्टूडेंट हैं तो चूंकि हमारे पास अभी उतना बेसिक नॉलेज नहीं है नोमेनक्लेचर का, इसलिए अब हमें प्रॉब्लम होगी, क्लियर है। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट के लिए जो आईपीएससी नोमेनक्लेचर के अंतर्गत जो सिस्टम बनाया गया उसके अंतर्गत इन्होंने बोला कि रूट वर्ड क्या होगा, रूट वर्ड वह वर्ड होगा कि किसी भी कंपाउंड में जो सबसे जो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम है। तो यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट चेन क्योंकि एक ही है, तो इसमें क्या है, दिस वन। अब इसमें क्या है, यहाँ पे देखो, या फिर आप ऐसे ले लो, ये देखो, तो 1 2 3 1 2 3, क्लियर है। अब इसमें देखो, इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, ए होगा क्या, नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन हमारा चेन तो ऐसे भी हो सकता है। ये देखो हम ऐसे लॉन्गेस्ट चेन की हम बातें कर रहे हैं, तो ये ऐसे इस तरह से हो सकता है। अब ये देखो गाइज, मैं तो वाइट बोर्ड पे बना रहा हूँ 2 डायमेंशनल, बट ये सारे स्ट्रक्चर क्या है, 3 डायमेंशनल है। तो आप इसको किसी भी तरह से बना सकते हो। तो आप मान के चलो कोई यहाँ पे ऐसे लिखा, मैं यहाँ पे ए न लिख कर यहाँ पे लिख देता सी सी सी, तो दैट इज सेम, ओके। अब यहाँ पे आप देखो कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन में कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 10, क्लियर है। तो बस यहीं पे जो हमारे केमिस्ट साहब थे उन्होंने बोला कि भाई रूट वर्ड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम नंबर ऑफ कार्बन्स एटम को बोलेंगे और उस चेन से बोलेंगे जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या हो गया, रूट वर्ड हो गया। बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, रूट वर्ड बेसिकली इंडिकेट करता है। यहाँ पे एक पर्सन था मिस्टर रॉबर्ट, तो पर्सन का नेम था। उसी प्रकार ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कार्बन के बारे में, इसलिए नंबर ऑफ कार्बन्स एटम प्रेजेंट इन लॉन्गेस्ट चेन, तो वो हमें क्या देगा, वहाँ से हमें क्या देगा, वहाँ से हमें देगा रूट वर्ड, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे सफिक्स, अब जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि किसी को एल्केन बोल रहा था, किसी को एल्कीन बोल रहा था और किसी को एल्काइन बोल रहा था। तो ऐसा क्यों बोल रहा था, क्योंकि यहाँ पे नेचर दिखा रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है,
सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग जब सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं, ANE। जब यहाँ पे देखो, जब डबल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में तो हम क्या यूज करते हैं, ENE। और जब ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं, YNA। क्लियर है। तभी तो, अगर नहीं तो अगर ये तीनों का, आप खुद सोचो, अगर ये तीनों का अगर नेचर डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको उस तीनों का नेचर अलग अलग होगा। तो इसीलिए हम सफिक्स में क्या यूज करते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड है तो इन है, डबल बॉन्ड है तो इन है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन है। आप बस देखते चलो, और नेक्स्ट क्लास में जब हम सारा छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट है नोमेनक्लेचर का जब हम अपने पास गैदर कर लेंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें, आपको उस टाइम जब हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड का नेमिंग स्टार्ट करेंगे, नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, उस समय आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखो कि अब ये देखो, अब प्रीफिक्स कैसे है, जैसे वहाँ पे हम लोगों ने मिस्टर यूज किया था। यहाँ देखो 1 2 3 4, अब यहाँ पे आपने यूज कर लिया। क्लियर है। अब आप इस बेसिस पे, ये देखो सबसे लॉन्गेस्ट या तो ये सेलेक्ट करो, या फिर इस तरह से जाओ तो ये सेलेक्ट करो। क्लियर है। दोनों में से तो क्यों, अगर इस तरह से जाएंगे तो 1 2 3 4, इस तरह से भी जाएंगे तो 1 2 3 4, तो दोनों में से हमें तो किसी एक को ही सिलेक्ट करना है। क्लियर है। तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ दैट, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, अगर हम सिर्फ नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट तो मेरा छूट गया। क्लियर है। अब आप ऐसे समझ लो कि ये मेन ब्रांच है, तो ये साइड से क्या है, इसके साथ लगा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूट। क्लियर है। तो ये सब्स्टिट्यूट को भी हमें बताना है, वरना कोई बंदा इसका नोमेनक्लेचर कर रहा है, अगर हम सब्स्टिट्यूट को अगर इंक्लूड नहीं करेंगे, और कोई बंदा इसका नोमेनक्लेचर कर रहा है, तो अगर सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गेस्ट चेन अगर वो सिर्फ नोमेनक्लेचर करेगा तो क्या होगा, दोनों का तो नेम सेम होगा। अगर हम इसको छोड़ दिए तो, जबकि बोथ कंपाउंड आर डिफरेंट। क्लियर है। तो इसीलिए जो प्रीफिक्स होता है उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, उसमें हम लोग यूज करते हैं सब्स्टिट्यूट को, साइड ब्रांच चेन को। क्लियर है। हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। क्लियर है। इसमें जनरली क्या होता है, इसमें जनरली होता है एल्काइल एंड देन हैलाइड्स एटसेट्रा, विल डिस्कस वन बाय वन। क्लियर है। तो ये हुआ, तो मेन तो जो 3 रूल्स थे IUPAC नोमेनक्लेचर के, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या क्या था, रूट वर्ड, सफिक्स, प्रीफिक्स। क्लियर है। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हो गया, अब हम लोग डिटेलिंग करेंगे किसका, रूट वर्ड का, कि भाई रूट वर्ड कैसे लिखें। ऐसे आपके बुक्स में दिए हुए हैं, बट चूँकि मैं टोटल टॉपिक कवर कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं चाह रहा कि कोई भी टॉपिक यहाँ पे छोड़ो। क्लियर है। मेरे पास बहुत टाइम है आपके लिए, क्योंकि आप इस देश के फ्यूचर हैं, तो ताकि आपको जो भी नॉलेज मिले, कंप्लीट नॉलेज मिले, आधा अधूरा नॉलेज आपको न मिले। क्लियर है। अब चलो यहाँ पे देखो, तो इसको हटा दिया ये, तो अब हम लोग आ जाते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है, नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स इन लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्टेड, जो हम लोग ने सिलेक्ट किया। क्लियर है। अब यहां पे देखो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 एंड सो ऑन।
क्लियर है। तो आईपीएससी ने बोला कि भाई जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, जैसे अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2 हैं, तो हम इसको थोड़ी ना वहाँ पे नोमेनक्लेचर में बोले 2 कार्बन्स, नो। तो इन्होंने स्पेसिफिक क्या कर दिया, तो जो आईपीएससी था उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई अगर आप यहाँ पे देख लो, एक टेबल देख लो, नंबर ऑफ कार्बन्स एटम, ये लिखो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट वर्ड। क्लियर है। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, हमारे केमिस्ट चाचा लोगों ने क्या बोला कि मिथ। ठीक है, चूंकि ये भाई अब उनका है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, उन्होंने बोला इसको कि आप इसको मिथ बोलो केमिस्ट्री के सेंस में। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है तो हम इसे क्या बोलेंगे, प्रोप। और नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ब्यूट। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 5 है तो हम इसे क्या बोलेंगे, पेंट। नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है तो इसे हम क्या बोलेंगे, हेक्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 है तो इसे हम क्या बोलेंगे, हेप्ट। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 8 है तो हम इसे क्या बोलेंगे, ऑक्ट। नंबर ऑफ कार्बन एटम है 9 है तो इसे हम क्या बोलेंगे, नोन। और नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 10 है तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे डेक। क्लियर है, क्लियर है। तो बस यहाँ तक 10th क्लास एटलीस्ट यहाँ तक कवर हो जाता है, जबकि ये जो और नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है इतना छोटा टॉपिक नहीं है, बट हाँ इतना तक अगर हम समझ गए कि भाई अगर लॉन्गेस्ट चैन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 10 हैं तो हम उसे हमें क्या बोलना है, रूट वर्ड में क्या लेना है, डेक लेना है। क्लियर है। तो आई थिंक यहाँ पे आपका रूट वर्ड कंप्लीट हो गया। अब चलो हम लोग आगे देखते हैं सफिक्स। आपके बुक में भी यही सब सारे दिए हुए रहते हैं, बट बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि ऐसा क्यों, तो आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कर भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि जनरली ये सारे बुक में दिए हुए रहते हैं। क्लियर है ना। अब चलो आ जाए, हम लोगों ने तो रूट वर्ड को समझ लिया है कि रूट वर्ड भाई किसके बेसिस पे है, रूट वर्ड होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन सिलेक्टेड लॉन्ग चैन। क्लियर है। अब आ जाता है सेकंड नंबर, क्या है, सफिक्स। तो सफिक्स क्या बताता है, सफिक्स बताता है नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आप इतना समझ गए, तो मैं शॉर्ट में भी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप समझ लेना। अब यहाँ पे देखो, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ANEN। फिर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ENE, इन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या उसे बोलेंगे, आइन। क्लियर है। बट सारे कंपाउंड तो ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे भी तो हो सकते हैं, लाइक दैट। ऐसे कर लो, ऐसे। तो सर अब इसको क्या बोलेंगे, क्लियर है। तो हम 1 by 1 यहाँ पे तो एक ही कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो फिर यहाँ पे सफिक्स में हम क्या लेंगे, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है। बट हो सकता है कुछ बच्चों के मन में एक क्वेरी हो, तो डोंट वरी, हम लोग सारी चीज़ों को 1 by 1 डिस्कस करेंगे। अभी चलो हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। क्लियर है। तो अब हमारे पास क्या क्या मिल गया, हमारे पास मिल गया रूट वर्ड एंड सेकेंड, फर्स्ट वन रूट वर्ड एंड सेकेंड सफिक्स। तो क्या अब हम लोग कुछ नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं क्या, चलो देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो क्या है, इसमें एक ही चैन है, 1 2 3 4, तो इसमें हमें कहीं डाउट ही नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स
इक्वल टू 4। क्लियर है। अब यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही है। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, तो सफिक्स में क्या लगेगा? एन लगेगा। क्लियर है। तो नोमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं? नोमेनक्लेचर में IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या कैसे नाम लिखते हैं? पहले लिखते हैं प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स लिखते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, अब चूंकि इसमें कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? नहीं है, साइड से कुछ भी नहीं लगा हुआ है साइड ब्रांच में, तो क्या हो गया? प्रीफिक्स यहाँ पे है नहीं, नॉट एप्लीकेबल। तो रूट वर्ड क्या हुआ? कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 4 हैं। तो क्या हुआ? अभी देखो, जो मैंने अभी प्रीवियसली आपको बताया कि 4 के लिए क्या यूज किया गया? ब्यूट। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे ब्यूट। क्लियर है। प्लस सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ANE, ये मिलकर क्या बनेगा? ब्यूटेन। बस हो गया आपका नोमेनक्लेचर है। देखो, अगर आपके पास बेसिक है तो सारा चीज़, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अगर यहीं पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो सेम रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम रहेंगे, बट यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा? ENE। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। क्लियर है। अगर यहीं पे या यहाँ पे कर लो ट्रिपल बॉन्ड है तो अब क्या हो गया? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? YNE जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। क्लियर है। तो आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने बोला कि इसको बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन आपने तो यहाँ नेमिंग कर दिया। यस, कर दिया। गाइस, अभी थोड़ा सा आप ये ध्यान रखो कि जब कभी भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो हम लोग प्रेफरेंस पहले किसको देंगे? ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। सफिक्स इसके अकॉर्डिंग होगा। फिर अगर डबल बॉन्ड है तो इसके अकॉर्डिंग होगा। क्लियर है। और अगर ओनली सिंगल बॉन्ड है तो फिर इसके अकॉर्डिंग होगा। तो अगर एक ही कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी, तो हम सफिक्स किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे? हम ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग लिखेंगे। उसी प्रकार अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है तो हम किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे? डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग लिखेंगे। क्लियर है। अब ये तो सिंपल सा तो हमें समझ में आ गया कि ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ लॉन्गेस्ट चेन एंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बन एटम्स वी कैन राइट सिंपली IUPAC नोमेनक्लेचर। क्लियर है। अब चलो, अभी हम लोगों ने प्रीफिक्स का बात किया ही नहीं, तो चलो लेट्स सी। प्रीफिक्स क्या कैसे होते हैं? अब प्रीफिक्स के लिए हमें ना एक दो कॉन्सेप्ट को समझना होगा। प्रीफिक्स जो होता है गाइस, थर्ड नंबर प्रीफिक्स, वो बेसिकली क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट होता है। क्लियर। तो जनरली इसमें क्या होता है? इसमें होता है एल्काइल ग्रुप। जनरली ऐसे बहुत सारे आएंगे, बट लेटर ऑन विल डिस्कस। और हैलाइड ग्रुप। अब ये तो दिखने में तो सर आप बोलोगे कि सर एल्काइल ग्रुप क्या है? क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख लो एल्काइल ग्रुप क्या होता है। ई कार्बन है। अब कार्बन का जो वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है, क्योंकि ये टेट्रा वैलेंट होता है। ये देखो 1 2 3 4। क्लियर है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर कोई चीज़ नहीं मेंशन है तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन के साथ H है, कार्बन के साथ H है। क्लियर है। अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ AC है और यहाँ पे एक और कोई भी एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो सकता है। अगर यहाँ पे अगर मैंने एक एलिमेंट को ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये देखो कार्बन इक्वल टू क्या है? ये क्या हो गया? एल्केन हो गया, सिंगल बॉन्ड है। क्लियर है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मीथेन।
क्लियर है। अब यहाँ पे देखो कि एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन को हम हटा दिए तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, अब ये यहाँ पे स्लॉट खाली है, ये किसी के भी साथ रिएक्शन कर सकता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। मतलब एल्केन से एक हाइड्रोजन को अगर हम रिमूव कर दिए हैं और वो जो एक्टिव जो कंपाउंड है, जो अनस्टेबल जो कंपाउंड है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे अल्काइल ग्रुप। क्लियर है, जिसे हम कैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे भी आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मीन्स ये क्या शो कर रहा है, ये इस पूरे कंपाउंड को शो कर रहा है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो ये आर है, मीन्स ये आर जो शो कर रहा है कि इसमें एक कार्बन है। अब एक कार्बन का जो 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड में क्या है कि जो 3 बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है और एक चौथा जो बॉन्ड है वो अभी मीन्स अभी वहाँ पे स्लॉट बाकी है, वो किसी के भी साथ रिएक्शन कर सकता है। क्लियर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अल्काइल ग्रुप। अब अगर यहाँ पे एक है तो इसे हम क्या बोलेंगे, मिथाइल। अब यहाँ पे देखो इस तरह के अगर हो जाए H H H H H, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे C2H5। अब ये स्लॉट खाली है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, इसको ये भी अल्काइल ग्रुप है, चूंकि ये R है, ये डिफरेंट है तो इसको हम R डैश बोल दिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 है तो इसे क्या हो गया, इथाइल ग्रुप। ठीक है, और अगर यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल ग्रुप। और तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा अल्काइल ग्रुप। क्लियर है। अब इसको अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देख लो कि जैसे मैंने हाइलाइट ग्रुप का बातें किया, तो जैसे एक क्लोरीन है, अगर ये किसी के साथ लगता है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लोरो, हेलोजन ग्रुप का जो है क्लोरो। उसी प्रकार यहाँ पे ब्रोमीन है तो इसको हम क्या यूज करते हैं, ब्रोमो। अगर यहाँ पे फ्लोरीन है, डैश नहीं है, इसके साथ मीन्स ये बॉन्ड अभी बना सकता है किसी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्लोरो। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख लो, तो अब यहाँ पे हमने प्रीफिक्स भी यूज कर लिया। क्लियर है। तो चलो अब एक एग्जांपल हम लोग प्रीफिक्स से समझते हैं। आपके सामने 2 कंपाउंड लिखता, 1 2 3 4। क्लियर है। और यहाँ पे एक और है, यहाँ पे मान के क्लोरीन है। अब यहाँ पे आ जाओ, 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या है, CH3 है। अब यहाँ पे देखो ये सेम है, ये भी अगर यहाँ पे इसके साथ कितने हैं, कार्बन का है। अगर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि स्ट्रक्चर लिखना कैसे होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो यहाँ पे अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि इसके साथ ये टेट्रा है, ए ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 इसके साथ ऑलरेडी एच इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर है, ये अंडरस्टूड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट किया। यहाँ पे अगर हम अगर इधर से करें ऐसे लॉन्गेस्ट चेन, या फिर इस तरह से करें, फिर भी ये क्या रह जा रहा है, एक बच जा रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है। तो अब ये देखो, अब हमारा नोमेनक्लेचर का क्या है, मेथड सिस्टम क्या है, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। क्लियर है। अब यहाँ देखो इसमें प्रीफिक्स है क्या, यस है, क्योंकि यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है जो ब्रांच उसमें लगा हुआ है, किसमें, लॉन्गेस्ट कार्बन चैन में। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो तो इसमें कितने हैं, 4 है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है क्या, यस। तो हम लोग सफिक्स में क्या यूज करते हैं, ANE, ब्यूटेन हो गया। अब चूंकि अब सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स में यूज करते हैं। तो ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लोरो। तो क्या हो गया, क्लोरो ब्यूटेन।
ठीक है। बट अभी रुको, अगर ये कार्बन यहाँ ना होकर, सॉरी, ये क्लोरीन अगर यहाँ ना होकर यहाँ होता तो क्या होता, यहाँ भी तो वही है, तो इसका भी तो नोमेनक्लेचर उसी तरह से होगा और इसका भी नोमेनक्लेचर उसी तरह से होगा। लेकिन अगर इसका पोजीशन अगर यहाँ होगा तो कंपाउंड तो चेंज हो गया। तो इसीलिए अब यहीं से आप समझो कि हमें इसका पोजीशन बताना पड़ेगा। क्लियर है, यहाँ पे हमें पोजीशन बताना पड़ेगा कि हम जो कार्बन एटम में जो काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4, तो किस कार्बन पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 पे, तो इसे हम क्या बोलेंगे 2 क्लोरोब्यूटेन। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख लो तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। अगर हम 2 क्लोरोब्यूटेन बोलेंगे तो इस दुनिया का कोई भी साइंस का बच्चा, कोई भी केमिस्ट्री का बच्चा वो डायरेक्ट कौन सा स्ट्रक्चर लिखेगा, वो स्ट्रक्चर लिखेगा ए वाला। ठीक है। अगर यहाँ पे हटाकर अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, 1 बाय 1 हम लोग सारे डिस्कस करेंगे कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। और फॉर एग्जांपल अगर यहीं पे एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता और सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता तो क्या होता है, यहाँ पे तो 2 है तो सब्स्टिट्यूएंट में हम क्या ऐसे लिखते क्या, क्लोरो नो। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे अगर 2 है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, डाई यूज करते हैं। 2 है तो हम क्या यूज करते हैं, डाई यूज करते हैं। और ट्राई यूज करते हैं 3 के लिए और टेट्रा यूज करते हैं 4 के लिए, क्योंकि एक कार्बन पे 4 से ज़्यादा तो पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर है। तो ये सब सारे चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का ये जो बेसिक था उसको हम लोगों ने कवर किया इसमें। अब इसमें देखो इसमें भी वही सेम कंडीशन है। इसका क्या हो गया, रूट वर्ड यहाँ पे ब्यूट प्लस क्या है इन, और इधर क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, अगर इसको ले तो ये क्या है, ये देखो मिथाइल ग्रुप है जो मैंने बताया था, यही तो है। ये एच है, ये एच है, ये एच है, दिस इज द आर, मीन्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं मिथाइल ग्रुप को शॉर्ट में ऐसे। तो इसको क्या हो गया, चूँकि एक है तो इसको क्या होगा, यहाँ पे ब्यूटेन हो गया। अब यहाँ पे देखो अगर हम इधर से काउंट करें 1 2 3 4, अब यहाँ पे तो 2 पे तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्लियर है। अब बहुत सारे बच्चों को आता होगा कि सर आप इधर से 1 गिने, 2 गिने, 3 गिने, 4 गिने। क्लियर है। हम कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैं इधर से क्यों नहीं गिनूँ, 1 2 3 4, तो इसके अकॉर्डिंग ये किस पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है मिथाइल, तो यहाँ पे 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है। तो अब सर ये दोनों कंपाउंड तो सेम है तो नोमेनक्लेचर 2 कैसे होगा। क्लियर है। तो ये सब के लिए गलत है, बट अभी तक जो आप समझ रहे हो अभी तक सही है। चूँकि अभी मैंने आपको बताया नहीं तो इसके लिए बहुत सारा डिफरेंट मेथड्स है IUPAC के द्वारा दिया हुआ, हम लोग उसको फॉलो करेंगे, देन तब समझेंगे कि कौन सा नोमेनक्लेचर सही है। क्लियर है। बट अभी के लिए फ़िलहाल आप इतना समझ लो कि जो सबसे कम जिधर से आएगा, जो मिनिमम पोजीशन जिधर से आएगा वही अभी सही है। बट बहुत जगह आपको एक्सेप्शन मिलेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। क्लियर है। तो चलो आई थिंक ये जो बेसिक्स जो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुए होंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चला जाऊँ, और इस तरह से आप पढ़ो कि आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़े। एक बार पढ़ो, हमेशा के लिए पढ़ो। ठीक है। तो चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।